हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को। इसमें सबसे पहली ही हेडिंग आती है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बेसिकली जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है, मतलब चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं, तो ये क्या बना देता है? ये करंट बना देता है। लिखा भी हुआ है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड rate of flow of charge in a conductor is called electric current. It is denoted by I and इसका जो रिलेशन होता है I is equal to Q upon T। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के जो रूल है उनको फॉलो नहीं करता है। इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो ए होती है। ठीक है, और बेसिकली करंट स्केलर है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है लकड़ी का, तो हमने कुछ लोग हैं जो इधर से भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं। सपोज करो 10 न्यूटन का फोर्स उन्होंने लगाया, और इधर से भी कुछ लोग हैं जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन करंट के केस में क्या होता है? जैसे सपोज करो इधर से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है किसी नोड पॉइंट पर, और इस तरफ से भी 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो ये यहाँ से जो करंट निकलेगा वो टोटल 20 एम्पियर का होगा। तो जबकि अगर यहाँ डायरेक्शन मैटर करती तो ये कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इसका जो रिलेशन होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में T। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। देखो, अभी अगर मैं Q को 1 कूलम रख दूँ यहाँ पे, और T को 1 सेकेंड रख दूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू 1C, यानी कि 1 कूलम और 1 सेकेंड, और 1 और कूलम पर सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, तो ये 1 एम्पियर बन जाएगा। तो यहाँ से इसको डिफाइन किया जा सकता है कि अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करे, और उसमें जो बनने वाला करंट है, तो उस समय उसमें जो करंट बनेगा वो 1 एम्पियर कहलाएगा। अगर 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड तक फ्लो होता है, तो उसमें जो करंट बनेगा वो 1 एम्पियर बनेगा। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। लिखा भी हुआ है सब कुछ। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से हमने क्यू को 1 कूलम रखा, टी को 1 सेकेंड रखा, और दोनों को जब हमने फॉर्मूले में पुट किया तो 1 कूलम पर 1 सेकेंड आ जाएगा। इसी को 1 एम्पियर कहते हैं। मतलब 1 कूलम चार्ज जब किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है 1 सेकेंड तक, जो करंट बनेगा उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली जैसे सपोज करो हमारे पास ये वायर है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसका एरिया है सपोज करो 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये 10 मीटर स्क्वायर है। ये सपोज करो इसका जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है। इसका ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो इसके 1 मीटर स्क्वायर से, यानी कि यूनिट एरिया से, ये कितना है इसका एरिया? 1 मीटर स्क्वायर हमने सपोज किया है। तो 1 मीटर स्क्वायर से परपेंडिकुलरली जितना भी करंट फ्लो करेगा उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लिखा भी हुआ है, द करंट पासिंग परपेंडिकुलरली इन पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय J, और इसका जो रिलेशन बन जाएगा J इज इक्वल टू I अपॉन में A। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही इसकी भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? यहाँ से इसकी यूनिट बन जाएगी, बेसिकली हमारे पास है J इज इक्वल टू I अपॉन में A। आई की जो यूनिट है वो एम्पियर है, और एरिया की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से करंट डेंसिटी की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी एरिया पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से डायमेंशन भी देख लीजिए। हमारे पास रिलेशन है J इज इक्वल टू आई अपॉन में A। अब करंट की डायमेंशन क्या होती है? A। एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको जब हम अच्छे से लिखेंगे ये आ जाएगा AL की पावर
-2 या AL-2, यही क्या है, इसकी डायमेंशन है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा सब कुछ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगी AL⁻²। ठीक है, फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताता है। सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये मैंने बैटरी को जोड़ दिया, ये प्लस वाला पोर्ट है, ये माइनस पोर्ट है, और करंट जो जाएगा वो प्लस से माइनस की तरफ को जाएगा, और बैटरी लगाते ही इसमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अब ओम ने ये कहा था कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आता है, दैट मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू I। इन्होंने ये कहा था कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम कम लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हम कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनैलिटी का जब कांस्टेंट हटता है तो कोई ना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आता है R, और ओम्स लॉ बन जाता है हमारा V इज इक्वल टू I इंटू में R। इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपका V अपॉन I इज इक्वल टू R। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशो है वो कांस्टेंट है, इसको भी ओम्स लॉ हम कहते हैं, ऐसे भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, वही सब यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, दैट मीन्स टेम्परेचर प्रेशर डज नॉट चेंज, देन द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स V, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दैट मीन्स I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दैट मीन्स V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को ओम्स लॉ भी हम कहते हैं, दैट मीन्स V इज इक्वल टू IR। यही आपका ओम्स लॉ है। अब ये जो कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, इसी को नया नाम दे दिया गया रेसिस्टेंस। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। देखिए रेसिस्टेंस बेसिकली अभी अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल टू I इंटू में R, ये ओम्स लॉ है। यहाँ से रेसिस्टेंस निकालेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन में I हो जाएगा। तो हम रेसिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशो है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशो है उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। इसकी जो यूनिट है ये बन जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, करंट की यूनिट है एम्पियर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। इसी को नया नाम दे दिया गया ओम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। यहीं से इसकी डायमेंशन भी बन जाएगी। ठीक है, डायमेंशन बनेगी ml2 t-3 a-2। ठीक है, डायमेंशन बेसिकली V है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q से हम आगे बढ़ सकते हैं। I इज इक्वल टू, I करंट है, बेसिकली करंट का डायमेंशन A हो जाएगी, तो यहाँ से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रेसिस्टेंस, बेसिकली रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की कि वो करंट के फ्लो का कितना अपोज करता है, यानी हर एक सब्सटेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को ही उस मटेरियल का रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग, इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशो है उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी यूनिट होती है ओम, और डायमेंशन होती है ml2 t-3 a-2। अब 1 ओम को हमें डिफाइन करना है यहाँ से, तो 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे हम यहाँ से, बेसिकली हमारे पास रेसिस्टेंस है R इज इक्वल टू V अपॉन में I। अब हम क्या करेंगे, यहाँ V को हमने, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने 1 वोल्ट पुट कर दिया, करंट को हमने 1 एम्पियर पुट कर दिया। ठीक है, और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम कह देते हैं ओम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओम। तो यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से अगर किसी कंडक्टर में
1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम है। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी को हमने 1 वोल्ट पुट किया, करंट को हमने 1 एम्पियर पुट किया, तो ये 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं, मतलब अगर 1 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करने पर, किसी कंडक्टर पर जब हम 1 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करते हैं और उसके अक्रॉस और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगता है, तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, लिखा भी हुआ है, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि जो रेसिस्टेंस है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो लेंथ पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट पॉइंट ये यहाँ पे, सपोज करो आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एक वायर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। तो हमने पढ़ रखा है कि जो रेसिस्टेंस होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है। इसका मतलब ये है कि जो लंबा वायर होता है, ज़्यादा लेंथ का वायर होता है, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एक वायर है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। एक वायर है जिसकी लेंथ कम है, तो उसका रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकेंड पॉइंट हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई वायर है, एक वायर है ये, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, और एक वायर है ये, दोनों की लेंथ सेम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसका एरिया क्या है, कम, और इसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज़्यादा। तो हमने पढ़ रखा है कि रेसिस्टेंस होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पतले वायर होते हैं उनका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो बड़े वायर होते हैं, मोटे वायर होते हैं, उनका रेसिस्टेंस कम होता है। ठीक है, एक पॉइंट और है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन किए देते हैं। नॉर्मली थर्ड पॉइंट है ये, इसमें क्या कहा गया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेसिकली कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स तेजी से कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टिविटी क्या है बच्चों, बेसिकली हमने रेसिस्टिविटी पढ़ रखी है 10th क्लास में। एक रिलेशन था R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में, यहाँ पे रो जो है ये रेसिस्टिविटी है। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी है। 10th क्लास में हम ऐसे पढ़ते थे, लेकिन 12th क्लास में हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है, और जो करंट डेंसिटी होती है किसी एक पॉइंट पर, किसी कंडक्टर में किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो करंट डेंसिटी है, उन दोनों का जो रेशो है उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या है इसमें, बेसिकली रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। मतलब इसका ये है कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी का जो रेशो बनेगा उसी को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। ये जो यूनिट है वो यहाँ से निकल के आई है, इससे भी बन जाएगी वैसे तो, यूनिट है वो यहाँ से निकल के आई है। देखो आर रेसिस्टेंस है, इसकी यूनिट ओम होती है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, और एल लेंथ, इसकी यूनिट मीटर होती है। इससे ये कट गया तो जो यूनिट बनेगी वो बनेगी ओम मीटर। दैट मीन्स जो रेसिस्टिविटी होती है इसकी जो यूनिट बनेगी वो है हमारी ओम मीटर। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन भी इसकी हम निकाल सकते हैं ऐसे ही। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है यहाँ से डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस की हमने पीछे निकाल रखी है, एरिया की हमें पता है, लेंथ की हमें पता है। ठीक है, तो यूनिट और डायमेंशन यहाँ से निकल जाएगी। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो रेसिस्टेंस है और जो रेसिस्टिविटी है इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो हमने अभी रेसिस्टेंस बेसिकली हम डिनोट करते हैं आर। रेसिस्टेंस क्या होता है, चलो इसी में समझा देता हूँ। रेसिस्टेंस बेसिकली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेसिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट की जाती है। तो जो रिलेशन मैंने बताया आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, यही बन के आता है एंड में
ये देखिए आप, रो इज इक्वल टू आर इंटू एल अपॉन में ए। आई थिंक कुछ ये प्रोपोर्शनल में होता है एल के और प्रोपोर्शनल में होता है 1 अपॉन ए, तो ये बन जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए, और यहाँ से होना चाहिए आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए, और ये जो रो है ये आ जाएगा आर ए अपॉन में एल। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था, नहीं सही है बिल्कुल, ठीक है, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा करंट डेंसिटी का, J इज इक्वल टू आई अपॉन में ए, ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वी अपॉन में एल, इसका हमें यूज करना है, ठीक है। और अभी अभी हमने पढ़ा है रेसिस्टिविटी, दैट मीन्स रो इज इक्वल टू ई अपॉन में जे, और हमें करंट डेंसिटी भी पता है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए, ठीक है। मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू वी अपॉन में एल, करंट डेंसिटी का रिलेशन होता है जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी होता है रो इज इक्वल टू ई अपॉन में जे। अब हमने क्या किया, ई की जगह ये जो फॉर्मूला बना इसको पुट कर दिया, और भी जे की जगह ये जो फॉर्मूला बना हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है। ये अपॉन में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, दैट मीन्स ये वी अपॉन एल इंटू में ए अपॉन आई हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इस आई को एल से इंटरचेंज कर दिया, ये बन जाएगा आपका वी अपॉन आई, और ये क्या है ए अपॉन एल। अब वी अपॉन आई को हम कहते हैं रेसिस्टेंस, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं वी अपॉन आई को आर, तो जो रिलेशन बन के आएगा वो बन के आएगा रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है।